नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि हम काला पानी लिपुलेख को बताएं कि वह किसका भाग है। तो आज इसी वीडियो में बात होगी कि वो किसका है और क्या वो नेपाल को वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इसके पीछे कोई राजनीति हो रही है या नहीं हो रही। सारी बातें इस भाग में कर दी जाएगी और ये वीडियो आपको शेयर करनी होगी ताकि ये सभी नेपालियों तक या इंडियन तक पहुंच पाए, ताकि आपको सही चीज़ों की जानकारी हासिल हो। तो 1816 में लिम्पियाधुरा को ही लगभग सीमा मान लिया गया था और काला पानी को नहीं माना गया था, यानी भारत और नेपाल के बीच में लिम्पियाधुरा ही सीमा होगी और वहीं से लगभग ये नदी महाकाली नदी निकलती है, ये लगभग कहा गया था। और 1816 सुगौली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेख जो है वो नेपाल का हिस्सा था। 1816 की जो संधि हुई उसके अनुसार। अब हुआ क्या आगे कि 1857 में जो भारत में सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें भारतीय सैनिकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया था और दिल्ली में बहादुर शाह जफर को बिठा दिया था। तो तब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद के लिए ब्रिटेन फिर आगे आया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अलग था, ब्रिटेन का शासन अलग था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, अफ्रीका आदि देशों से या नेपाल आदि देशों से बहुत सारे सैनिक जमा किए और फिर भारतीयों को हरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन खुश हुआ नेपालियों पे और जंग बहादुर राणा को ब्रिटेन ने बांके बर्दिया कैलाली जनकपुर का कुछ हिस्सा या लुम्बिनी का कुछ हिस्सा वापस नेपाल को दे दिया। फिर फिर अंग्रेजों ने देखा, ब्रिटेन ने देखा कि हमें चीन के साथ में व्यापार करने के लिए एक सही रास्ता चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, लिम्पियाधुरा का रास्ता सही नहीं था तो उन्होंने क्या किया, काला पानी वाला रास्ते का इस्तेमाल करना चालू कर दिया और उस पर नेपाल सरकार ने तब कुछ नहीं बोला। उस समय के जो राजा लोग थे उन्होंने कुछ नहीं बोला क्योंकि वो पहाड़ी जमीन थी और उस समय जमीनों का कोई मोल भाव नहीं होता था। आप खुद ही सोचें कि तिब्बत को नेपाल ने जीत लिया था लेकिन केवल 50,000 रुपए के लिए पूरे तिब्बत को छोड़ दिया। अगर नहीं छोड़ता तो 24 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि आज भी नेपाल के अंडर में होती। तो आप खुद समझ सकते हैं पहाड़ी जमीन की क्या वैल्यू होती है। अभी भी उस जमीन की 200 साल तक कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वहां ढंग से खेती नहीं की जा सकती है और न ही वहां ढंग से फसल हो सकती है क्योंकि कभी बर्फ गिरती है, ठंडा एरिया है, 50 प्रकार की प्रॉब्लम है। तो कह सकते हैं वो भूमि उतनी उपयोगी नेपाल के लिए भी नहीं है। लेकिन भूमि तो भूमि होती है, चाहे वो उपयोगी हो चाहे न हो, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि वो भूमि का उपयोग, काला पानी लिपुलेख का उपयोग अंग्रेज लोग करने लग गए चीन के साथ व्यापार के लिए या चीन जाने के लिए किसी भी संबंध में, ठीक है। तो तब लिम्पियाधुरा नहीं, तब काला पानी सीमा बन गई। उस समय नेपाल की जो राजा थे वो चुपचाप रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। और 1860 के बाद इस रास्ते का उपयोग, इस भूमि का उपयोग ब्रिटिश इंडिया करने लग गया। नेपाल को इससे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन थी वो विवादित भूमि क्योंकि सुगौली संधि के अनुसार लिम्पियाधुरा को ही सीमा माना गया था। लेकिन अंग्रेज लोग लिम्पियाधुरा का इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि काला पानी लिपुलेख का इस्तेमाल करते थे। तो आप ये समझें कि जो भूमि इस समय भारत के कब्जे में है वो 1860 से ही उसका उपयोग ब्रिटिश इंडिया कर रहा था भारत के लिए, ठीक है। इसके बाद किसी भी प्रकार का कोई विवाद उस पर खड़ा नहीं हुआ, अंग्रेज लोग उसका इस्तेमाल करते रहे। फिर भारत आज़ाद हुआ, उस समय भी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ, यानी कोई विरोध जो होता है विवाद वो नहीं हुआ। फिर 1962 में भारत ने अपनी सेना वहां पे भेज दी। तो उसके बाद जो वहां के कोइराला थे, बीपी कोइराला, उन्होंने कहा कि यह भूमि विवादित है। तो पहली बार वो भूमि विवादित कब बनी, 1962 में। अंग्रेजों के समय में वो भूमि विवादित इसलिए नहीं थी कि अंग्रेजों ने नेपाल में कुछ विकास के कार्य किए जिसके कारण नेपाली राजाओं ने उस भूमि पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके लिए वो भूमि उपयोगी नहीं थी। तो जब अंग्रेज लोग थे तो अंग्रेज ने कुछ विकास कार्य नेपाल में किए हैं, तब
नेपाली राजाओं ने सोचा कि अंग्रेज लोग इतना कुछ कर रहे हैं तो एक छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए क्या बोलना। लेकिन बीपी कोइराला ने पहली बार 1962 में उस भूमि को विवादित बना दिया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत के इशारे पे बीपी कोइराला का पद ही छीन लिया गया। आपको समझना होगा कि 1962 में भारत का नेपाल में बहुत कुछ चलता था। भारत जो बोलता था वही नेपाल करता था। तो बीपी कोइराला ने उस भूमि को विवादित बताया तो भारत ने बीपी कोइराला का पद ही छीन लिया नेपाली राजा से कह के। और 1962 के बाद ये भूमि लगभग विवादित हो गई, लेकिन इस पे कोई किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस समय के राजा देख रहे थे कि भारत नेपाल में विकास कार्य कर रहा है, जैसे रोडें बनाना, सड़कें बनाना। आपके यहाँ बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं, राजमार्ग ऐसे हैं जो भारत के पैसे से बने हुए हैं। आप अपने गृह मंत्रालय से पता कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मत कहना आप कि हमने पैसे दिए, नहीं। भारत की बहुत सारी सड़कें, त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई मार्ग है वो भी भारत के पैसे से बना है। नेपाल का पैसा उसमें बिल्कुल नहीं लगा है। तो नेपाली राजा ये देख ही रहे थे कि भारत नेपाल में कुछ ना कुछ विकास का कार्य कर रहा है, क्योंकि हर साल जब बजट की घोषणा होती है तो नेपाल के लिए भी अलग से बजट दिया जाता है। क्यों दिया जाता था पहले से? कांग्रेस की सोच एक तो जरूर रही है कि नेपाल का विलय भारत में करना है। ये सोच तो कांग्रेस की 1990 तक रही है, ये सच बात है। तो भारत ने वहां पे विकास कार्य किए। कांग्रेस नेपाल का विलय भारत में क्यों नहीं करवा पाई? क्योंकि भारतीय संविधान ने 1950 में नेपाल को सार्वभौम देश की मान्यता दे दी थी। इसलिए संविधान का उल्लंघन करना कांग्रेस के बस की बात नहीं थी, क्योंकि उससे जनता में विद्रोह हो जाता है। भारतीय संविधान था, इसलिए नेपाल का विलय भारत में नहीं हुआ। फिर ब्रिटेन भी नेपाल के पक्ष में खड़ा रहा, इसलिए नेपाल का विलय भारत में नहीं हो पाया। जबकि आपने देखा होगा सभी पहाड़ी जगहों का विलय भारत में हुआ है, पूरे हिमालय को आप देख सकते हैं, लेकिन नेपाल का विलय नहीं हुआ क्योंकि ब्रिटेन उसके पक्ष में खड़ा था। और भारतीय संविधान के अनुसार नेपाल एक सार्वभौम देश है जिसका 1 इंच भी भूमि भारत कब्जा नहीं कर सकता है। और आपको पता होगा भारत अपने संविधान से चलने वाला देश है, किसी नेता का गुलाम बिल्कुल नहीं है। नेता चाहे तो नेता कुछ भी चाहे वो नहीं हो सकता है, जब तक संविधान नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब बीपी कोइराला का पद चले गया उसके बाद वो भूमि विवादित नहीं रही, क्योंकि राजा ने देखा कि भारत बहुत सारे विकास कार्य कर रहा है, एक छोटी सी भूमि के लिए क्या बोलना है, क्योंकि उससे तो 10 गुना ज्यादा पैसा भारत नेपाल में खर्चा कर रहा है। 1990 के बाद तब जाके वो भूमि और थोड़ा विवादित हुई, जब से नेपाल में एमएलए या माओवादी पार्टियों का जन्म हुआ, तब से वो भूमि थोड़ा सा विवादित हो गई। उस भूमि को विवादित बनाने में सबसे ज्यादा माओवादियों का हाथ है। सबसे पहले विवादित किसने बताया? बीपी कोइराला ने। और विवादित सबसे ज्यादा किसने बनाई? माओवादियों ने, कम्युनिस्टों ने। अब नेपाली जनता, नेपाली मीडिया कहती है कि हमारे पास पूरे सबूत हैं, पूरे प्रमाण हैं कि वो भूमि नेपाल की है, सुगौली संधि के कागज हैं। देखिए दोस्तों, 200 साल पुराने कागज नहीं चलते हैं। अगर आप 200 साल पुराने कागज पूरी दुनिया वाले पेश कर देंगे तो पूरी दुनिया में युद्ध हो जाएंगे। इसलिए 200 साल पुराने कागजों की कोई मान्यता नहीं है। 200 साल पहले वो भूमि नेपाल की थी, ठीक है। लेकिन 1860 के बाद और 2020 तक ब्रिटिश इंडिया भी उसका उपयोग किया और आज का भारत भी उसका उपयोग कर रहा है। यानी ब्रिटिश इंडिया के कब्जे में भी वही भूमि थी, उसके बाद भारत के कब्जे में भी वो भूमि आई है। तो भारत अपना कब्जा उस पर छोड़ नहीं रहा है, क्योंकि भारत को पूरे कंप्लीट प्रमाण नहीं मिल रहे हैं कि ये भूमि नेपाल की है। आप लोगों का कहना है या नेपाल का कहना है कि हमारे पास पूरे प्रमाण है। दोस्तों, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। यदि आपके पास प्रमाण होता तो अब तक वो भूमि आपकी नहीं हो जाती। भारत कोई पागल देश है कि दूसरे की भूमि को कब्जा करके रखेगा। बांग्लादेश की भूमि कैसे भारत ने वापस की? तो क्या नेपाल की, बांग्लादेश की उतनी उपयोगी भूमि जो बहुत ज्यादा अनाज पैदा करती थी उसको भारत ने वापस किया, तो नेपाल की भूमि वापस नहीं कर सकती है भारत सरकार? वहां तो खेती भी नहीं होती है, तो वो भूमि भारत वापस क्यों नहीं कर रहा है?
क्योंकि भारत को पूरे प्रमाण नेपाल पेश नहीं कर रहा है कि ये भूमि नेपाल की है। 200 साल पहले जो सुगौली संधि हुई थी उसकी ओरिजिनल प्रतियां ही नहीं है। नेपाल कितने भी दावे करे कि हमारे पास ओरिजिनल प्रतियां हैं, तो आप खुद सोचो 200 साल पुराना कागज बचा होगा क्या? आज तक नहीं बचा होगा। तो नेपाल के पास, नेपाल चाहे कितना भी बोले कि हमारे पास पुख्ता प्रमाण है कि ये भूमि हमारी है, लेकिन नेपाल के पास कोई प्रमाण नहीं है। यदि नेपाल के पास प्रमाण होता तो वो भूमि अब तक नेपाल की हो जाती, भारत को देनी ही पड़ती, क्योंकि वो प्रमाण दिखाया था नेपाल की, देखो भाई ये भूमि हमारी है। वो संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखा सकता था। संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं जा रहा है नेपाल? क्योंकि नेपाल के पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि वो भूमि हमारी है। इतिहास के आधार पर जाएं तो वो भूमि नेपाल की है, ये तो बिल्कुल सच बात है, लेकिन इतिहास को सबूतों के तौर पे नहीं माना जा सकता है। इसलिए भारत उस भूमि को नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि नेपाल प्रमाण पेश नहीं कर पा रहा है। नेपाल जिस दिन प्रमाण पेश कर देगा उस दिन वो भूमि नेपाल की हो जाएगी। अब हम ही को प्रमाण दिखाइए, क्लियर जो सच प्रमाण है, मीडिया के प्रमाण नहीं, क्लियर सच प्रमाण दिखाइए। हम यहाँ पे विद्रोह करेंगे, आंदोलन करेंगे, भारत सरकार को कहेंगे कि नहीं वो भूमि नेपाल को वापस दो। हम कहेंगे, गारंटी दे रहे हैं, हम बहुत सारे आदमियों को जमा कर सकते हैं, जुलूस निकला सकते हैं, भारत का ध्यान उस तरफ खींच सकते हैं, हम उत्तराखंड के लोग हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके सबूत प्रमाण देने होंगे। 200 साल पुराना कागज नहीं चलेगा, क्योंकि आज के युग में 99 साल से ऊपर कोई समझौता नहीं होता है। हेमनटोटा का समझौता श्रीलंका ने 99 साल के लिए क्यों किया, 100 साल के लिए क्यों नहीं किया? क्योंकि 99 साल के बाद हर कागज की मान्यता रद्द कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती है। आजकल तो 30-40 साल कोई किसान किसी खेती को जोत लेता है तो वो भूमि उसकी हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय नियम हो चाहे भारतीय नियम हो, इन नियमों के अनुसार। तो भारत तो उस भूमि का उपयोग 1860 से कर रहा है, ब्रिटिश इंडिया ने भी किया और भारत ने भी किया। तो 150-200 सालों में क्या भारत उस भूमि को छोड़ देगा? कोई चांस नहीं। उसके लिए नेपाल को अपने प्रमाण दिखाने ही होंगे, और नेपाल अपने प्रमाण दिखाएगा तो भारत उस जमीन को छोड़ देगा। ये 100% सही है। तो वो भूमि नेपाल की है, ये बात 100% सच है, लेकिन उस भूमि पे 150 साल से भारत का कब्जा है। पहले उस पर ब्रिटिश इंडिया का कब्जा था, ब्रिटिश इंडिया ने वो भूमि भारत को दी है। तो हमारे बोलने का मतलब है कि नेपाल को भारतीय कोर्ट, भारतीय संविधान, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में वो भूमि नेपाल की है ये प्रमाण पेश करने होंगे। फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि वो भूमि नेपाल को वापस कर दी जाए। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जाने की जरूरत ही नहीं है, वो फैसला भारतीय सुप्रीम कोर्ट ही कर देगा, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले किए हैं। तो वो भूमि किसकी है? नेपाल की है सुगौली संधि के अनुसार, लेकिन कब्जा किसका है? भारत का है 150 साल से। अब नेपाल को अपने प्रमाण दिखाने होंगे, सत्य प्रमाण, मीडिया वाले नहीं, इतिहास वाले नहीं, जो सही प्रमाण है वो दिखाने होंगे, और वो भूमि नेपाल को वापस मिल जाएगी। जब तक उस प्रकार के प्रमाण नेपाल नहीं दिखाता है तब तक वो भूमि नेपाल को मिलना संभव नहीं है। और हमारी तरफ से तो नेपाल को वो भूमि का दावा छोड़ देना चाहिए। बताऊं क्यों? क्योंकि नेपाल के लिए उतनी उपयोगी नहीं है वो जितनी कि भारत के लिए है। हम आपको, भले नेपाल दूसरी जगह जमीन मांग सकता है भारत से कि भाई हमको या तो उस जमीन का पैसा दे दो या हमको दूसरी जगह जमीन दो, ऐसा नेपाल कर सकता है। हम अगली वीडियो में बताएंगे कि ये किसके लिए कालापानी लिपुलेख लाभदायक है, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।